और एक और बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में चक्रवात को लेकर अलर्ट है। समुद्र तट के किनारे मुस्तैद दिखिए पुलिस, लोगों को लगातार अलर्ट भी किया जा रहा है। तो देखिए कैसे अलर्ट किया जा रहा है, माइक के जरिए लोगों को समुद्र तट से किनारे जाने को कहा जा रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी दाना तूफान का असर देखा जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। दाना तूफान आज टकराने वाला है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तट से, और ऐसे में एहतियात बरती जा रही है। देखिए कैसे लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। पुलिस मुस्तैद है, जो समुद्र तट है वहां मछुआरों को वहां से कहा गया कि समुद्र में ना जाएं। समुद्र के पास जो पर्यटक हैं उनको वहां से हटने के लिए कहा जा रहा है। बकायदा माइक और लाउडस्पीकर से कैसे बोला जा रहा है, उसके बाद लोगों को वहां से हटाया जा रहा है। तो देखिए चक्रवात तूफान दाना अब ओडिशा और पश्चिम बंगाल के बेहद नजदीक पहुंच चुका है। वो तबाही मचाने के लिए आतुर है और जो हाई टाइड्स की तस्वीरें सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं परेशानियां लोगों की बढ़ा रही है और लोग जो है इसको लेकर के डरे सहमे भी है। लेकिन कहां पर इस दाना तूफान का असर पड़ेगा, कहां पर इसको लेकर के तस्वीरें आएंगी, वो आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखा देते हैं। ओडिशा से बंगाल दाना करेगा बेहाल। दाना की आहट, तबाही होगी विकट। चक्रवाती तूफान दाना जैसे जैसे ओडिशा की तरफ बढ़ रहा है, उसने बंगाल से बिहार तक के लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। कोलकाता में एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है, उड़ानें रोक दी गई हैं। ओडिशा के कई जिलों के लोग सहमे हुए हैं, गांव के गांव खाली करा लिए गए हैं। यही नहीं, 14 जिलों के 10 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। तूफान दाना का सबसे ज्यादा खतरा ओडिशा में होने का अनुमान है, इसीलिए वहां तैयारी भी बढ़ी है। ऐसी परिस्थिति में हम जानो माल की रक्षा कैसे करें, यही हमारा पहला कर्तव्य है। मैं धन्यवाद दूंगा मोहन मांझी जी को, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, और तमाम उनके कैबिनेट के साथी और मंत्रियों को। सभी ने लगातार बैठकें ली हैं और इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में एक एक मंत्री को भी अलॉट किया गया है। प्रशासनिक अधिकारी अलग से लगाए गए हैं इसको ओवरसी करने के लिए। पूरी के लिए 179 साइक्लोन शेल्टर होम्स बनाए गए हैं। जल्द ही तूफान के उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटों को पार करने की संभावना जताई जा रही है। इस दौरान 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। साथ ही इसकी गति 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। चक्रवाती तूफान दाना के संभावित प्रभावों को देखते हुए पूर्वी तटीय रेलवे के क्षेत्र में एहतियात के तौर पर कल तक कई ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया गया है। ओडिशा सरकार ने खतरे के मद्देनजर स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी है। साथ ही पुलिस के आला अधिकारियों को हर हालात से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। तैयारियां बहुत अच्छी चल रही हैं। पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से मुस्तैद है आने वाले साइक्लोन को डील करने के लिए। जीरो कैजुअलिटी हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमारा टारगेट है, और हम पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट हैं कि हम उसको अचीव करेंगे। उधर बंगाल में दाना की आहट को लेकर प्रशासन सतर्क है। कोलकाता एयरपोर्ट से उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। आज शाम 6 बजे से कल सुबह 9 बजे तक सभी उड़ानें रद्द रहेंगी। यहाँ दोपहर बाद मौसम खराब होने का अनुमान है। 60 से 70 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, इसीलिए ये फैसला लिया गया है। भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। खुद सरकार जनता को भरोसा दे रही है कि वो हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। हमारे कलकत्ता में सब पंपिंग स्टेशन एट टोज है, रेडी है। वहाँ का इलेक्ट्रिक सप्लाई ठीक रहे, इसके लिए CSC से लगातार हमारा कांटेक्ट है, और अगर रास्ता में पानी ना जमे इसके लिए बोरो का इंजीनियरिंग टीम और पंप ये रेडी रहे। फिलहाल तूफान दाना का खतरा बंगाल से लेकर ओडिशा तक मंडरा रहा है। ऐसे कई राज्य हैं जिन पर सीधे तो नहीं, लेकिन इसका असर देखने को मिलेगा। यही वजह है कि तूफान ने लोगों के टेंशन बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जामिया यूनिवर्सिटी में कड़ी सुरक्षा के बीच छात्रों के बीच दीप जलाकर मनाई गई दिवाली सेलिब्रेशन की इजाजत मिलने के बाद छात्रों ने दिए जलाए। छात्रों को 10 मिनट के लिए दिवाली मनाने की अनुमति मिली। कोलकाता के टेरिटी बाजार में लगी भीषण आग, कई दुकानें जलकर खाक। आग को बुझाने के लिए 12 दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद।
असम के डिब्रूगढ़ में बीएनपी स्कूल के पास लगी आग, देखते ही देखते आग ने 10 से ज्यादा कच्चे घरों को चपेट में लिया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। यूपी के बहराइच में 7 आदमखोर तेंदुए पिंजड़े में हुए कैद। वन विभाग ने 20 दिन बाद 7वां तेंदुआ पकड़ा। पकड़े गए तेंदुए को वन विभाग ने स्वास्थ्य परीक्षण कर जंगल में छोड़ा। और यूपी के बलिया में अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया। पिस्टल और कारतूस के साथ एक लड़की को पकड़ा। जीआरपी वाराणसी सिटी छपरा पैसेंजर ट्रेन से गिरफ्तारी। यूपी के कानपुर में नाबालिग से रेप का मामला सामने आया। निजी क्लिनिक के एक डॉक्टर पर रेप का आरोप। पुलिस ने आरोपी वसीम को गिरफ्तार कर जेल भेजा। बिहार के बांका में दिव्यांग पति पत्नी की बेरहमी से हत्या। बदमाशों ने गर्म पानी चेहरे पर डालकर गला रेत कर हत्या की। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। बुलंदशहर में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। एक्सपायरी नूडल्स की खेप पकड़ी गई। नूडल्स को जेसीबी से नष्ट किया गया। रायबरेली में खाद्य विभाग के अधिकारियों ने मिठाई बनाने वाले फैक्ट्री पर छापा मारा। 1.5 क्विंटल नकली छेना बरामद। फैक्ट्री को सील कर दिया गया। नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करते हैं और सुबह सुबह उन खबरों पर सबसे पहले बात जिस पर दिन भर हम आपको अपडेट देने वाले। कौन कौन सी आज की बड़ी खबरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखें। यूपी उपचुनाव को लेकर अखिलेश ने दांव चल दिया है। 9 सीटों पर, जी हां 9 सीटों पर सपा के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, वो भी इंडी गठबंधन के नाम पर। इधर दाना तूफान आ गया। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में इस तूफान का खतरा देखा जा रहा है। ट्रेनों, हवाई सेवाओं पर इसका असर पड़ रहा है। उसके अलावा एनसीपी की बात करेंगे। एनसीपी के जंग पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। चाचा भतीजे की लड़ाई में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। तो वहीं देखिए, मोदी पर ट्रस्ट है लेकिन शाहबाज पस्त हैं, क्योंकि पाकिस्तान में भी मोदी का डंका बज रहा है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कहीं ना कहीं कहा जा रहा है करारी शिकस्त के तौर पर इसे देखा जा रहा है। वहीं तुर्की पर टेरर अटैक हुआ है। 4 लोगों की मौत की खबर है, कई लोग घायल भी हुए हैं। ये वो 5 बड़ी खबरें हैं जिन पर आज दिन भर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन के बाद भारत वापस लौटे। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। 2 दिन की यात्रा के बाद भारत लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ब्रिक्स का सम्मेलन रूस में कजान शहर में इसका आयोजन किया गया और अब 2 दिन की यात्रा के बाद भारत लौटे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस तरीके से वहां महामुलाकात भी हुई शी जिनपिंग के साथ, पुतिन के साथ। और ब्रिक्स सम्मेलन से अब स्वदेश वापसी हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस पहुंचे वैश्विक मंच से मोदी का संदेश देकर के, जिस तरीके से कजान में ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किया गया। और अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव से जुड़ी हुई। अखिलेश यादव ने इस उपचुनाव को लेकर नया दांव चल दिया है। जी हां, सपा के उम्मीदवार जो है इंडी गठबंधन के बैनर तले 9 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है और साफ तौर पर कहा कि जो उम्मीदवार हैं, सपा के जो 9 उम्मीदवार हैं, वो इंडी गठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़ने वाले हैं और उपचुनाव में जीत का नया अध्याय भी लिखेंगे। उपचुनाव में सभी 9 उम्मीदवार सपा सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। इंडी गठबंधन का साथ है, इंडिया के उम्मीदवार हैं। लेकिन यहां पर बात एक सीट की नहीं है, जीत की है। एक भी वोट ना घटने पाए, एक भी वोट बटने ना पाए, ये लिखा है एक्स पर अखिलेश यादव ने। कांग्रेस के साथ आने पर सपा की ताकत बढ़ गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अखिलेश यादव का नया दांव उत्तर प्रदेश उपचुनाव में दिख रहा है और एक्स पर पोस्ट किया कि सपा के उम्मीदवार इंडी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश का उपचुनाव जो है वो बेहद दिलचस्प हो चला है। 2 लड़कों की जोड़ी यहां पर क्या कमाल करेगी उपचुनाव में, लगातार ये सवाल था। लेकिन पहले कांग्रेस की तरफ से 5 सीटों की डिमांड की गई। इसके बाद ये कहा गया कि हरियाणा जो चुनाव हुए हैं उसका कहीं ना कहीं असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिला और यहां पर अखिलेश यादव समर्थन में नहीं थे सीटें देने के लिए। इसके बाद ये कहा गया कि 3 सीटें कांग्रेस को दी जाएगी। अब ये निकलकर सामने आ रहा है कि अब 3 भी सीट नहीं मिलने वाली है और कांग्रेस अब पीछे हटती हुई नजर आ रही है। तो क्या अखिलेश यादव ने कांग्रेस को उपचुनाव से आउट कर दिया? ये बहुत बड़ा सवाल है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वो सीटों को लेकर सहमति की बात करते रह गए और अखिलेश खेला कर गए।
उन्होंने 9 में से पहले 5 सीटों की डिमांड की और फिर 3 पर आ गए। 2 सीट पर मान गए, लेकिन अखिलेश ने यूपी में अपना अस्तित्व खो चुकी पार्टी को उसकी सही जगह और सही हैसियत बता दिया कि जो पार्टी कभी देश का नेतृत्व करती थी, अब उसमें वो क्षमता नहीं रही, न वो कुवत है कि जिसके हनक पर लोकसभा तो दूर की बात है, विधानसभा भी वो जीत पाए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर चल रही खींचतान पर तब विराम लग गया जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। अखिलेश ने लिखा, बात सीट की नहीं, जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत के लिए एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी है। इंडिया गठबंधन इस उपचुनाव में जीत का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। अखिलेश के पोस्ट से साफ है कि यूपी में एनडी का बॉस कौन है। उन्होंने अपने बयान से यूपी में जमीन तलाश रही कांग्रेस को रास्ता बता दिया कि अगर उपचुनाव लड़ना है तो सपा के नेतृत्व को चुनना पड़ेगा। अखिलेश ने यूपी उपचुनाव अकेले लड़ने देने के लिए कांग्रेस का आभार भी जताया। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं